अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन 39 देखेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट का। और सेक्शन 39 से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अपील एक स्टैट्यूटरी राइट होता है। अपील एक स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वो वाले ऑर्डर्स ही अपीलेबल होंगे, सिर्फ वो वाले ऑर्डर ही अपीलेबल होंगे जिन के बारे में वो स्टैट्यूट जो है वो कह रहा होगा, एक्ट कह रहा होगा कि ये अपीलेबल है। अदरवाइज अपील लाई नहीं करेगी। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब समझ आ गया आपको? मसलन अगर हम बात करें सीपीसी की, तो डिक्री तो ऑब्वियसली उसमें अपीलेबल ही है, वो सेक्शन आई थिंक 96 है, उससे ऑनवर्ड है, मास बाय कंसेंट डिक्री विद फ्यू एक्सेप्शंस। अच्छा, अब ऑर्डर्स के बारे में अगर आप देखें तो अगर सेक्शन पोर्शन के तहत कोई ऑर्डर हुआ है तो सेक्शन 104 बताता है कि क्या ये ऑर्डर अपीलेबल है या नहीं है। इसी तरह अगर ऑर्डर और रूल्स के ताबे कोई ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर 43 बताता है कि क्या कोई ऑर्डर जो है वो अपीलेबल है या नहीं है। अगर उसमें नहीं है तो अपील नहीं हो सकती है, एट द मोस्ट रिवीजन हो सकती है। ठीक है। इसी तरह जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसमें भी चूंकि अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है, तो जो अपील जो है वो मसलन जो ऑर्डर अपीलेबल है वो उन्होंने सेक्शन 39 के अंदर दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेपर बहुत इजी हुआ तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से, इसके हवाले से कि व्हाट ऑर्डर्स आर अपीलेबल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मसला अपीलेबल ऑर्डर्स है ना, ये आप देखिएगा स्कैटर्ड प्रोविजन जो हमने पढ़ी है ना, ये उनके बारे में है कि फ़लाँ ऑर्डर अपीलेबल है, फ़लाँ ऑर्डर अपीलेबल है। तो ये आप अगर इसको अच्छी तरह से कर लें तो ये आपके हर क्वेश्चन की एक हेडिंग भी बन सकती है। जब वो रेलिवेंट सेक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं कि इस किताबें जो है वो अपील हो सकती है। अच्छा जी, कहता है एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट एंड फ्रॉम नो अदर्स। ठीक है, यानी सिर्फ इन्हीं ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील होगी टू द कोर्ट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू हियर अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री ऑफ द कोर्ट पासिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो कोर्ट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू हियर द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री ऑफ द कोर्ट पासिंग ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद है हमने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को समझने के लिए हमने देखा था कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी जुरिडिक्शन जिस कोर्ट के पास होगी वही वो पिटीशन सुनेगा आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत। इसी तरह जो सिविल कोर्ट एक सूट में एक अपील को सुन सकती है, ठीक है, वही सिविल कोर्ट जो है वो इसमें अपील भी सुन सकती है। ठीक है। अच्छा, तो अब बात ये है कि अपील कहाँ लाई करेगी, अपील कहाँ लाई करेगी। देखें ना, उसने कहा टू द कोर्ट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू हियर अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री ऑफ द कोर्ट पासिंग द ऑर्डर। तो ये आपको ज़रा अपना माइंड घुमाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का वो जो था सेक्शन 18 था, वो बताता है कि कब जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट जज के अगेंस्ट अपील जो है वो कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट, जब वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ऑर्डर करेगा। और अदरवाइज सिविल जज के अगेंस्ट कहाँ पे जाएंगे हम लोग, अगर उसकी मालियत जो है वो मसलन 5 करोड़ से कम है तो फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे, अदरवाइज हम कहाँ पे जाएंगे, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। तो इसी तरह आर्बिट्रेशन एक्ट के ताबे भी फ़र्ज़ करें एक सिविल जज ने, अब फ़र्ज़ करें कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो हुई है वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास हुई है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास हुई है तो ऑब्वियसली उसकी जो अपील लाई करेगी सेक्शन 39 के ताबे, वो कहाँ लाई करेगी, वो हाई कोर्ट में लाई करेगी। और उसकी रीज़न क्या है
क्योंकि उधर वो सेक्शन सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 18 बता रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने एक ऑर्डर किया है तो उसके अगेंस्ट अपील जो है वो कहाँ पे आनी है, वो हाई कोर्ट में जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर वो आर्बिट्रेशन के ताबे जो फैसला किया है वो अगर एक सिविल जज ने किया है, ठीक है, तो फिर अगर वो जो सब्जेक्ट मैटर था वो अगर 5 करोड़ से कम का है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील लाई करेगी, नहीं तो उसके लिखे के कहाँ पे जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब कौन से ऑर्डर जो हैं वो अपीलेबल हैं? एन ऑर्डर सुपरसीडिंग एन आर्बिट्रेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कौन से सेक्शंस हैं। और नंबर 2, ऑन एन अवार्ड स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल केस। ठीक है, यानी ये ऑर्डर अगर कोर्ट ने कर दिया है, ठीक है, और मॉडिफाइंग और करेक्टिंग एन अवार्ड, आई थिंक सेक्शन 17 और 16 है ये। ठीक है। फाइलिंग और रिफ्यूजिंग टू फाइल एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, स्टेइंग और रिफ्यूजिंग टू स्टे लीगल प्रोसीडिंग वेयर is an arbitration agreement, setting aside or refusing to set aside an award provided that the provision of this section shall not apply to any order passed by a small causes court। small causes court के order के अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, और दूसरा भी पढ़ लेते हैं। नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन बट नथिंग इन दैट सेक्शन शैल अफेक्ट टू टेक अवे एनी राइट टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेकंड अपील नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पार्टी जो है वो क्या कहते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी रेमेडी बनती है सिविल लॉ के तहत, या मेरे ख्याल आर्टिकल 185 है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके ताबे सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील हो सकती है, तो वो कहता वो राइट वापस नहीं लिया जा सकता उनसे। तो होप यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये देखें जो सुपरसीडिंग एंड आर्बिट्रेशन है ये सेक्शन 19 और 25 है। ठीक है। स्टेटिंग इन फॉर्म ऑफ पीपल ये सेक्शन 13B और 14(3) है। मॉडिफाई करेक्टिंग अवार्ड सेक्शन 15 है। फाइलिंग और रिफ्यूजिंग फाइलिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ये सेक्शन 20 है। स्टेइंग और रिफ्यूजिंग टू स्टे लीगल प्रोसीडिंग वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन ये सेक्शन 34 है। सेटिंग साइड और रिफ्यूजिंग टू सेट साइड ऑफ ये सेक्शन 17 और सेक्शन 30 है। ठीक है। फाइलिंग 17 हो जाएगा और सेटिंग साइड 30 होगा। तो ये हम लोग इसको पढ़ते भी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, अब ये है कि इसकी लिमिटेशन कितनी होगी इसकी अपील को फाइल करने के लिए। तो उसमें ऑब्वियसली हमें वो जो है वो क्या कहते हैं उसमें जाना होगा लिमिटेशन एक्ट के अंदर। तो इसका सेक्शन 152 है जो कहता है कि सीपी डिस्ट्रिक्ट जज के पास 30 डेज में अपील होनी है। ठीक है। और अगर आपने जाना है हाई कोर्ट की डिग्री के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में या जहाँ पे भी जाना तो वो 20 डेज है। ठीक है। और अगर आपने जाना है फ्रॉम अच्छा अंडर द सेम कोड सबऑर्डिनेट रिफ्यूजिंग लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट ये है 30 डेज। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद है ये तो CRPC है। तो यानी हाँ, ये भी अंडर द सेम कोड टू अ हाई कोर्ट एक्सेप्ट इन केस प्रोवाइडेड ये, तो फिर ये 60 डेज हो जाएगी। लेकिन ये तो क्रिमिनल की है। एनी हाउ, तो ये है वो लिमिटेशन। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 152 और 153 ही है। 30 डेज़ में आपने जो है वो क्या करते हैं, आपने उधर जाना है। अच्छा, अब इसमें देखें ना, लिमिटेशन एक्ट के हवाले से इसको याद कर लें। इसमें 158 भी बड़ा इम्पोर्टेंट था जो बताता था सेटिंग साइड के लिए 30 डेज़ में आना है। और एक मेरा ख्याल है 178 था जो कहता है कि अगर किसी ने फाइलिंग करवानी है तो उसने 90 डेज़ के अंदर कोर्ट में जो है वो क्या करना है, वो आना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको भी पढ़ दूँ। लिमिटेशन फॉर अपील इज गवर्न बाय आर्टिकल 152 ऑफ लिमिटेशन एक्ट विच प्रोवाइड्स
period from the date of decree or order appealable from it if the appeal lies to district judge. If the appeal lies to high court, it will be governed by article 156 provided period of 90 days from the date of order appealed from. ठीक है, as held by Indian Supreme Court is not restricted. अच्छा जी, अब हाँ, अब ये आपके माइंड में होगा अपील नहीं तो फिर क्या रिवीजन दायर हो सकती है? बिल्कुल, सीपीसी के तहत रिवीजन दायर हो सकती है. रिवीजन पिटिशन टू चैलेंज द अवार्ड वुड लाई इफ द केस इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन ये ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट. यानी अगर अपील लाई नहीं करती तो फिर रिवीजन लाई करेगी. ठीक है, इफ अगर अपील लाई करती है फिर रिवीजन लाई नहीं करेगी. ठीक है, अच्छा जी. तो इट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.